कबीर की नजर जब अविका पर पड़ी तो उसकी नजरें जैसी अविका पर ही जम गई। अविका ने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी जिसपे रेड कलर का स्लीवलेस ब्लाउज जो कॉलर नेक था और पीछे से डीप नेक था। आज उसने बालों को खुला छोड़ रखा था, कानों में सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड झुमके, आंखों में हल्का काजल और उभरे होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में ब्रेसलेट और घड़ी। कबीर की नजरें तो जैसे उससे हटना भी नहीं चाह रही थी। कबीर को अपनी तरफ एकटक देखता देख अविका ने उसके सामने हाथ हिलाया। कबीर जैसी नींद से जागा और वो अचानक से हड़बड़ा गया। उसने अपने आप को संभालते हुए अविका से कहा, आप जा रही हैं? जी, वो शो शुरू होने वाला है नीचे गार्डन एरिया में, आपसे सुबह मुलाकात होगी। अविका कहकर चली गई और कबीर उसे जाते हुए देखने लगा। कबीर रूम में आया, फ्रेश हुआ। वो आईने के सामने खड़ा था कि उसे अविका नजर आई। वो एक बार फिर से उसके प्यारे से चेहरे पर आई मुस्कुराहट में खो गया। कबीर ने सर झटका और खुद से बड़बड़ाने लगा, उफ, जब से इस शहजादी को देखा है तब से ही अजीब सी बेचैनी हो रखी है। बार बार उसके बारे में जानने की इच्छा जाग रही है। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी है कि चाहकर भी। उसने अपना सर पकड़ लिया और अपने लिए कॉफी ऑर्डर की। कुछ ही देर में उसके सामने कॉफी हाजिर हो गई। उसने कॉफी पी, उसे अविका की बात याद आ गई। गार्डन एरिया में वो जल्दी से अपने रूम की खिड़की के पास आया जहाँ से पूरा गार्डन एरिया साफ नजर आ रहा था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे अविका कुछ लोगों के साथ नजर आई। स्टेज पर मॉडल अलग अलग आउटफिट में वॉक कर रही थी। कबीर की नजरें सिर्फ अविका पर थी और अविका की मॉडल्स पर। शो खत्म होने के बाद पार्टी का माहौल बनने लगा। सब एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। कबीर अविका को देखने में इस कदर बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो पिछले 2 घंटे से खिड़की पर खड़ा था। इधर पार्टी में एक जोड़ी आंखें लगातार अविका पर नजर बनाई हुई थी। उसकी आंखें अविका को दूर से ही स्कैन कर रही थी। उस आदमी के कदम अविका की तरफ बढ़ गए। उसने अविका से कुछ हल्की फुल्की बात की, फिर उसे डांस का ऑफर दिया। अविका ने बड़े अदब के साथ इनकार कर दिया। वो आदमी मन में गुस्सा दबाए, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान चिपकाए वहाँ से आगे बढ़ गया। इस बीच कबीर के गेट पर नॉक हुआ और वो उधर चला गया। कबीर ने गेट खोला तो सामने वेटर खाना लिए खड़ा था। कबीर साइड हुआ, वेटर ने खाना टेबल पर रखा और चला गया। पार्टी में उस आदमी ने वेटर को अपने पास बुलाकर जूस के ग्लास में कुछ पाउडर मिलाया और अविका की ओर इशारा करके उसे देने के लिए कहा। वेटर अविका के पास गया। अविका ने जूस का ग्लास देखकर उठा लिया और एक ही सांस में पी गई। वेटर ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो कुटिल मुस्कान देकर अविका के पास चला आया। कबीर एक बार फिर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। अविका को अपनी जगह पर ना पाकर कबीर बेचैन हो गया। तभी उसकी नजर अविका पर पड़ी जो सिर पकड़े खड़ी थी और उसके पास ही वो आदमी जबरदस्ती उसे छूने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर कबीर का खून खौल उठा। वो जल्दी से रूम से बाहर आया और लिफ्ट से नीचे आकर गार्डन में आया, पर ना ही अविका नजर आई और ना ही वो आदमी। कबीर की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी। उसने अपने बालों में हाथ घुमाया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। इधर मुंबई में रात के टाइम रागिनी मार्केट आई हुई थी और वहीं उसकी नजर सुमित पर पड़ी। उसे देखते ही रागिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने छुपाना चाहा, लेकिन तब तक सुमित की नजर उस पर पड़ गई थी। सुमित रागिनी को देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। रागिनी जल्दी से एक शॉप के पीछे छुप गई, पर सुमित ने उसे देख लिया और वो हाथ बांधे उसके पीछे खड़ा हो गया। रागिनी ने जैसे पलटकर देखा, सामने सुमित को देख उसकी सांसें अटक गई। सुमित उससे एक कदम की दूरी पर था। उसने एक कदम और रागिनी की तरफ बढ़ाया, पर रागिनी ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। सुमित ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। रागिनी ने आंखें खोल उसे घूरा और धक्का दे जल्दी से निकल गई। फिर कुछ दूर आकर डफर कहीं का हाथ पकड़कर रोका भी नहीं, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन को हाथ पकड़कर रोकता है। रागिनी ने मुंह बनाया और चली गई। उसके पीछे आए सुमित ने जब सुना तो उसकी हंसी निकल गई और वो भी चला गया। इधर पार्टी में कोई डांस करने तो कोई बात करने में बिजी था। कबीर ने गुस्से भरी आंखों से पूरे गार्डन में सरसरी नजर दौड़ाई, पर अविका उसे कहीं भी नजर नहीं आई। उसने हर तरफ जा जाकर देखा। उसकी माथे की नसें तन गई। इधर वो आदमी अविका को जबरदस्ती लिफ्ट से होकर अपने रूम तक ले आया। अविका लगातार उसे छूटने की कोशिश में लगी हुई थी। उसका सर भारी हो रहा था। सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। वो आदमी उसे हर जगह छूने की कोशिश कर रहा था, पर अविका
सर चकराने के बाद भी उससे जूझ रही थी। उस आदमी ने रूम में पहुंचते ही जैसे अविका की साड़ी खींचनी चाहिए, अविका ने थोड़ा संभलते हुए उसके दोनों घुटनों के बीच से उसके प्राइवेट पार्ट पर अपने घुटने से वार किया। वो आदमी दर्द से बिलबिला उठा। कबीर ने हर तरफ चेक करने के बाद रिसेप्शन पर जाकर वहाँ बैठी लड़की से पूछा, अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ जो लड़की आई थी, अविका ठाकुर, क्या आपने उसे यहाँ से निकलते देखा? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कबीर को हैरानी से देखा। कबीर ने अपने फोन से अविका की फोटो निकालकर उसके सामने कर दी और कहा, ये मेरी फ्रेंड है, अभी पार्टी में थी, आपने यहाँ से जाते देखा क्या? उस लड़की ने अविका की फोटो देखकर कहा, जी सर, ये मैम अभी अभी किसी जेंटलमैन के साथ लिफ्ट से ऊपर गई है। कबीर ने उस लड़की से रिक्वेस्ट की और सारी बात बताकर उस आदमी के बारे में पूछा। लड़की ने परिस्थिति को भांपते हुए उस आदमी का रूम नंबर और फ्लोर बताया। कबीर उसकी आगे की बात बिना सुने ही लिफ्ट की तरफ दौड़ा। लिफ्ट बिजी देख कबीर ने अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो आदमी दर्द से बिलबिला उठा और लड़खड़ा गया। अविका की आंखों के सामने सब घूमता हुआ सा दिखाई दे रहा था। वो आदमी हिम्मत करके उठा और अविका की तरफ कदम बढ़ा दिए। इधर कबीर भी अब सीढ़ियों पर ही था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। वो लगातार सीढ़ियों पर ऊपर की ओर दौड़ रहा था। उस आदमी ने अविका के पास जाकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसका पल्ला खींच लिया। अविका लगातार अपने पर्स में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर सर चकराने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ही साड़ी का पल्लू गिर जाने से वो अपने आप में सिमट गई और वो आदमी गंदी नजर से उसकी तरफ देखते हुए शैतानी हंसी हंसने लगा और कहा, कब तक बचोगी मेरी रानी? जो ड्रग्स तुम्हें दिया उससे तुम होश में तो रहोगी पर कुछ कर नहीं पाओगी। वैसे भी मजा आ रहा है तुम्हारे साथ। कोई चीज आसानी से मिल जाए तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और तुम जितना वक्त ले रही हो मेरी प्यास उतनी ही बढ़ती जा रही है। अविका का एक हाथ अब भी पर्स में था। वो अपने स्लिंग बैग में हाथ यहाँ से वहाँ घुमा रही थी। अविका ने मन में सोचा, कहाँ गया? इसी में तो रखा था पेपर स्प्रे। हाँ, मिल गया। उसने जैसे ही हाथ में लिया, उस आदमी ने उससे वो बैग खींचकर एक तरफ फेंक दिया और अविका के एकदम करीब आ गया। अविका ने स्प्रे उसके मुंह पर छिड़क दिया और वो आदमी आंखें मसलते हुए नीचे बैठ गया। कबीर ने रूम के बाहर आकर गेट पर जोर से लात मारी और गेट लगा हुआ ना होने के कारण एक झटके से खुल गया। रूम का नजारा देख कबीर ने हैरानी से बारी बारी दोनों को देखा। अविका के हाथ में पेपर स्प्रे देख उसे समझते देर नहीं लगी। वो आदमी अब भी अपनी आंखों को मसल रहा था और अविका उसके सामने ही सिर पकड़े बैठी हुई थी। उस आदमी ने कबीर को अब तक देखा नहीं था एक बार भी। फिर अविका की खुली हुई कमर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। वो अविका को छू पाता उससे पहले ही कबीर ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। एक तेज आवाज के साथ उस आदमी की हड्डी टूटने की आवाज आई और इसी के साथ उसकी चीख भी निकल गई। उस आदमी ने अपने दूसरे हाथ से कबीर को पंच मारना चाहा, पर तब तक कबीर ने उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा किया और एक जबरदस्त पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। उस आदमी का मुंह एक तरफ को हो गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। कबीर ने पीछे पलटकर अविका की तरफ देखा, जो अब भी वैसी ही बैठी हुई थी। कबीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो अविका ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया। मौका देखते ही उस आदमी ने कबीर की पीठ पर एक लात दे मारी। कबीर ने खुद को अविका पर गिरने से पहले ही संभाल लिया। उसने आंखों को बंद कर मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से खड़े होते हुए उस आदमी के पेट में एक लात दे मारी। वो आदमी पीछे टेबल से टकराते हुए नीचे गिर पड़ा। कबीर ने उसकी कॉलर पकड़कर उठाया और सिर दीवार में दे मारा और लगातार उसके ऊपर घूंसे बरसाने लगा। वो भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। कबीर नीचे बैठकर बोला, किसी भी लड़की को कमजोर समझने की भूल मत करना और अपनी गंदी नजरें भूल कर भी किसी लड़की पर मत डालना, वरना इस कबीर ने तो तुझे बख्श दिया। कोई और कबीर होगा तो वो तेरी ऐसी ओछी हरकत पर तेरी जान ले लेगा। कबीर ने मिस्टर मुखर्जी को कॉल कर हेल्प मांगी और पुलिस कंप्लेन करने के लिए कहा। कबीर अविका के पास जाकर बैठ गया और उसके पल्लू को उसके कंधे पर डाल दिया। अविका ने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने उसके आंसू देखे तो एक दर्द उसके दिल में भी उठा। अविका के आंसू उसे जहर लग रहे थे। उसने उसके आंसू पोंछ उसे सीने से लगा लिया और उसे गोद में उठा अपने रूम में लेकर आ गया। अविका होश में तो थी, पर उसका सिर अब भी घूम रहा था।
कबीर ने उसे बेड पर लेटा दिया और उसके पास बैठकर कहा, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ, तुम आराम से सो जाओ। अविका ने उसकी तरफ देखा तो उसने अविका की आंखों पर अपना हाथ रख उसे बंद किया और उसे थपकियां देकर सुला दिया। अविका के सोते ही कबीर रूम से बाहर आया, तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी। कबीर ने उस आदमी के खिलाफ कंप्लेन की और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। साथ ही उसने इन सब में अविका का नाम भी बीच में न लाने के लिए कहा। कबीर रूम में वापस आया। अविका आराम से सो रही थी। कबीर ने उसे कंबल से कवर किया, उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे कर उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूम लिया और पास पड़े सोफे पर जाकर लेट गया। कबीर खुद से, बहुत स्ट्रांग हो तुम, इतनी खराब हालत में भी तुमने उसे अपने आप से दूर रखा। पता नहीं वो क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। तुम्हें देखने की आदत सी हो गई है। सोचते सोचते उसे कब नींद लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह रागिनी अविका के ना होने से हाउस के लिए जल्दी ही निकलने वाली थी। रागिनी रूम से बाहर आते हुए, मम्मा टिफिन पैक कर दो, और हाँ अभी के लिए मत करना। अर्चना जी किचन से ही, क्यों, लड़ाई झगड़ा हो गया क्या तुम दोनों में? और आज इतनी जल्दी क्यों? रागिनी ब्रेड पर जैम लगाते हुए, मम्मा कितने सवाल करते हो आप? और कोई झगड़ा नहीं हुआ है, वो अभी फैशन शो में गई है ना लोनावला, आज शाम तक आ जाएगी शायद। मिस्टर अग्रवाल पेपर साइड में रखते हुए, बेटा अविका अकेले चली गई है, मुझे बताया होता मैं साथ चला जाता। क्या पापा आप भी, आपको पता है ना वो खूंखार शेरनी है, किसी को नहीं छोड़ती है। मिस्टर अग्रवाल उसकी बात पर मुस्कुरा दिए, फिर बोले, अविनाश ने उसे बेटे की तरह ही पाला है और सब सिखाया भी है। रागिनी ब्रेड जैम खाते हुए, मम्मा जल्दी करो, आज सब आपकी बेटी को ही संभालना पड़ेगा। हाय, मेरे नाजुक कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अर्चना जी और मिस्टर अग्रवाल दोनों ही उसकी नौटंकी देखकर हंस पड़े। सुबह खिड़की से छनकर आती धूप अविका के चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी हथेली आंखों पर रख ली। थोड़ी देर बाद उसने धूप से बचने के लिए करवट ली तो सामने ही सोफे पर सोते हुए कबीर पर उसकी नजर पड़ी। दिमाग पर जोर देते हुए उसे कल रात की सारी बातें याद आई और एक बार फिर उसकी आंखें भर आई। कबीर की आंखें जैसे ही खुली उसने सामने बेड पर अविका को देखा, जिसकी आंखों में आंसू देख वो झटके से उठकर बैठ गया। कबीर उसके पास जाकर, तुम रो क्यों रही हो? देखो कुछ नहीं हुआ है। अविका अपने आंसू साफ कर, कल के लिए थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, तुम इतनी स्ट्रांग हो कि तुमने अकेले ही उसकी बैंड बजा दी थी। वैसे क्या तुम उसे जानती थी? कुछ टाइम पहले पुणे में एक शो में गई थी, वहीं मिस्टर कुमार से मुलाकात हुई थी। वहां भी उन्होंने नॉर्मल बातचीत के दौरान अचानक ही प्रपोज कर दिया और मैंने उन्हें साफ शब्दों में इनकार कर दिया। उसके बाद से हमारी कोई बातचीत, कोई मुलाकात नहीं हुई। कल उन्हें देखकर लगा जैसे वो सब कुछ भूल गए हैं, पर इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं थी इसमें। और अब अपने आंसू साफ करो, तुम पर ये सूट नहीं करते। उसकी बात से अविका मुस्कुरा दी। कबीर ने फिर कहा, अच्छा चाय लोगे या कॉफी? ऑर्डर कर देता हूं, फिर तुम अपने रूम में चली जाओगी तो साथ ही पी लेते हैं। अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, इलायची वाली चाय। कबीर ने उसकी तरफ देखा और दोनों के लिए इलायची वाली चाय मंगवाई। कुछ ही देर में चाय दोनों के सामने थी। दोनों ने नॉर्मल बातचीत करते हुए चाय पी। कबीर अविका को जानने की कोशिश कर रहा था और बातों ही बातों में उसे अविका के अकेलेपन का एहसास हो चुका था। उसकी आंखों में आई उदासी की वजह वो जान गया था। अविका चाय का कप दोनों हाथों से थामकर, कभी कभी मन करता है कि अपनी। कबीर उसकी बात समझते हुए बीच में ही बात काटते हुए, इतनी स्ट्रांग होते हुए और इतनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी ऐसी बातें सोच रही हो? सुनो, जिंदगी के हर पल को खुलकर मुस्कुरा कर जियो। जिंदगी खुशनुमा और आसान लगेगी। ऐसे हार मान लोगी तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, पर तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हें वहां से वहां देखेंगे तो शायद उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। हर वक्त काम जरूरी नहीं होता। कभी खुली हवा में सांस लेकर तो देखो, कभी अपने आप को बंधनों से आजाद करके तो देखो। अविका मुस्कुराते हुए, बातें अच्छी कर लेते हैं आप, बिजनेस छोड़कर मोटिवेशनल बन जाइए। यकीन मानिए
बिजनेस से ज्यादा फायदा होगा आपका। कबीर उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। उसे मुस्कुराते देख उसने कहा, और ऐसे मुस्कुराएंगे तो फिर तो बस। अविका की बात सुनकर कबीर मुस्कुरा दिया। उसने अविका की तरफ देखकर कहा, तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम ऐसी बातें भी कर लेती होगी। अविका अपनी आंखों को बड़ा करते हुए, मतलब तुम हमेशा सीरियस फेस लेकर घूमती हो ना, तो वो तो सिर्फ अजनबियों के लिए। कबीर आंखें छोटी करते हुए, तो मैं अजनबी नहीं हूं? नहीं, आपसे तो मुलाकात हो चुकी है, और फिर आपसे मिलकर बातें कर अजनबी वाली फीलिंग्स नहीं आई। चलिए फिर कुछ देर में निकलते हैं, अगर आपको कोई और काम ना हो तो। कबीर खड़े होते हुए, मुझे कोई काम नहीं है। अविका गेट तक जाकर, ठीक है, फिर अगले 1 घंटे में पार्किंग में मिलते हैं। अविका रूम से निकल गई और कबीर गेट बंद कर बेड पर लेट गया। उसने जैसे ही हाथ फैलाया उसे कुछ चुभता सा महसूस हुआ। उसने उठकर देखा तो अविका का ब्रेसलेट और एक झुमका बेड पर बेडशीट में अटके पड़े थे। उसने आराम से बेडशीट से दोनों को निकाला और कुछ देर देखते हुए अपनी जेब के हवाले कर दिया। एक घंटे बाद दोनों ही पार्किंग एरिया में थे। कबीर ने अविका को देखा, जो एक बार फिर अपने पहले वाले गेटअप में थी। टी शर्ट पर शॉर्ट जैकेट, जीन्स और शूज, बालों को पीछे की तरफ बांध लिया गया था, जिससे कुछ बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। कबीर ने हाथ आगे किया तो अविका ने चाबी उसके हाथ में रख दी। कबीर ने पार्किंग से गाड़ी निकाली और अविका के लिए गेट खोल दिया, तो अविका उसके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। इधर रागिनी फैशन हाउस पहुंची तो विक्की गेट पर ही खड़ा था। रागिनी उसके पास आकर बोली, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए? चलो रुको, अब आ ही गए हो तो। रागिनी ने गेट खोला और दोनों अंदर आ गए। विक्की रागिनी के साथ चलते हुए कहता है, वो अविका मैम नहीं आई अभी तक? रागिनी ने उसके सामने खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर रख उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर बोली, क्यों, तुझे उससे क्या काम है? और रुक, आंटी की ड्रेस रेडी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर दीदी। रागिनी उसकी बात बीच में काट कर बोली, और हाँ, तू मुझे दीदी कहता है ना, और अवी को अविका मैम, ये भेदभाव क्यों है, बताएगा डिटेल में? वो मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर जल्दी से भाग निकला। रागिनी चिल्लाते हुए बोलती है, ओए रुक, अब आया है तो ड्रेस लेकर जा। फिर उसे ना रुकते देखकर वो बोली, गया गधा कहीं का। वो अविका के केबिन की तरफ पलटी ही थी कि पीछे से सुमित ने आवाज लगाई, रागिनी। उसकी आवाज सुनकर रागिनी की धड़कनों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और बेतहाशा धड़कने लगी। उसने बिना पलटे कहा, अभी नहीं है, आप बाद में। बाकी शब्द उसके गले में ही फंस गए थे। सुमित उसके सामने आकर बोला, मुझे पता है वो यहाँ नहीं है, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारी कल वाली इच्छा पूरी करने के लिए। रागिनी के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आई। सुमित ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि उसका फोन घनघना उठा। सुमित ने रघुवीर जी की कॉल देखी और कॉल रिसीव करके बाहर निकल गया। रागिनी ने उसे जाते हुए देख एक गहरी सांस ली, फिर गेट की तरफ देखकर बोली, होने वाले ससुर जी, आपने तो बचा ही लिया आज अपनी होने वाली बहू को। फिर इधर उधर देखते हुए बोली, बेटा रागिनी, दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे बोल। उसने अपने कदम अविका के केबिन की तरफ बढ़ा दिए। इधर पुणे में मीनू जी हर खूबसूरत लड़की को अपनी बहू के रूप में इमेजिन कर रही थी, पर जब वो किसी लड़की को कबीर के साथ इमेजिन करती तो वो फिट नहीं बैठती, तो वो उदास हो जाती। मीनू जी ने कहा, निक्की तू देखना बेटा, कबीर के लिए कौन सी लड़की जचेगी? ओहो मम्मा, अब शादी में आए हो तो शादी एंजॉय करिए ना, और आप बिना भाई से पूछे उनके लिए लड़की ढूंढने में लगे हो, क्या पता उनकी लाइफ में पहले ही कोई हो। इस पर मीनू जी ने कहा, निक्की देख, यहाँ से ज्यादा तो वो गोरे लोगों में रहा है, क्या पता कोई फिरंगन को मेरी बहू ना बना दे। निक्की हंसते हुए कहती है, तो मामा अच्छा है ना? क्या अच्छा है? कबीर की शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी, वैसे भी शादी में तो सब आएंगे ही। मीनू जी ने रघुवीर जी को तुरंत फोन लगा दिया। रघुवीर जी कॉल रिसीव करके बोले, अरे वाह, मुझे तो लगा अपने मायके वालों से मिलकर तो तुम सब भूल जाओगी।
अब आपके लगने से क्या होने वाला है? वैसे मैंने फोन इसीलिए किया था कि शादी के एक दिन पहले ही आप सबको लेकर यहाँ पहुँच जाइएगा। मुझे अपने कबीर के लिए लड़कियाँ देखनी है। मीनू, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं, तो शादी भी उनकी मर्जी से होनी चाहिए। हाँ तो कबीर को पसंद आएगी तभी हाँ कहेंगे, पर एक बार वो देखे तो। अपना बेटा तो लड़कियों से बात करना तो दूर, देखता तक नहीं है। मीनू, अब वो हर लड़की को तो नहीं ना देख सकता है, उसे अपने गालों पर चप्पल की छाप नहीं लगवानी है। मीनू जी ने मुंह बनाया और टाइम से आने का कहकर फोन कट कर दिया। इधर कबीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अविका अपना फोन चला रही थी। कबीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरे लिए कपड़े डिजाइन करोगी? अविका फोन से नजर हटाकर उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ कर दूंगी, हम डिजाइनर का तो यही काम होता है। अविका ने उसकी तरफ देखकर कहा, आपके घर में एसआर और आप में कोई फर्क नहीं किया जाता ना? कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, एसआर ने बताया था एक बार, आपका और उनका खून का रिश्ता या कोई सगा रिश्ता नहीं है, पर उससे भी बढ़कर है। कबीर ने सड़क की ओर देखते हुए कहा, सुमित, मेरे लिए भाई दोस्त सब कुछ है। फैमिली में सब लोग उसे बहुत मानते हैं, बस कुछ रिश्तेदार हैं जिन्हें उससे तकलीफ है, इसलिए वो कहीं नहीं जाता है। अविका बस मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छुपा था, कबीर ने उस दर्द को महसूस कर लिया था, पर कुछ कहा नहीं। अविका ने अपना दर्द छुपाने के लिए म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई और साथ ही आंधी तूफान भी। कबीर ने गाड़ी एक साइड रोक दी क्योंकि सामने से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ऐसे में ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं था। अविका ने फोन देखा जिसमें नेटवर्क भी नहीं था। अभी तो निकले ही थे और ये अचानक ही इतनी तेज बारिश और तूफान आ गया। काश कि निकले ही ना होते। जल्दी ही तूफान थम जाएगा, टेंशन मत लो। दोनों गाड़ी से ही बाहर की तरफ देखते रहे। अचानक ही तेज बिजली की गर्जन से अविका ने कबीर के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। कबीर की धड़कनें तेज हो गई, अविका की इस हरकत से और अविका की डर की वजह से। काफी देर तक अविका ने कबीर के सीने में मुंह छुपाए रखा। अचानक ही जब उसे परफ्यूम की खुशबू आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कबीर से अलग हटने लगी कि दर्द से उसकी आह निकल गई। कबीर ने जब देखा तो पता चला उसके चेहरे पर झूल रहे बाल कबीर के शर्ट की बटन में उलझ गए। अविका बालों के फंसने की वजह से अब भी कबीर के करीब थी और अब उसका दिल भी उतनी तेजी से धड़क रहा था जितनी तेजी से कबीर का। अविका हड़बड़ाहट में बालों को बटन से निकालने लगी, पर निकालने के चक्कर में उसने और ज्यादा उलझा दिए। कबीर ने उसकी हड़बड़ाहट देखकर उसे हाथ से रुकने का इशारा किया और अपनी गर्दन झुकाते हुए चेहरे को नीचे किया। दोनों के चेहरे एकदम करीब थे। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद दोनों ने नजरें फेर ली। कबीर ने काफी देर तक कोशिश की, पर अविका के बाल निकल ही नहीं रहे थे। उसने अपने शर्ट की बटन खोली तो अविका ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और अपनी हथेली भी आंखों पर रख ली। उसकी मासूमियत देख कबीर मुस्कुरा दिया और बोला, आंखें तो तुमने बंद कर ही ली, फिर हथेली से बंद करने की क्या जरूरत? अविका आंखें बंद करके ही कहने लगी, अगर आंखें गलती से खुल गई तो? और हाथ इसीलिए रखा ताकि वो आंखों को खुलने न दे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब तुम्हें हाथ पर विश्वास है पर आंखों पर नहीं, फिर मन में? और ये जो दिल शोर कर रहा है उसका क्या? अविका उसकी बात सुनकर बड़बड़ाते हुए बोली, विश्वास तो दोनों पर ही नहीं है। फिर तेज आवाज में बोली, हो गया क्या? कबीर ने उसके बालों को खींचा तो बटन शर्ट से अलग हो गया। हाँ, हो गया, और बटन भी अलग हो गई। अविका उससे दूर हटते हुए बोली, क्या मतलब? फिर उसकी तरफ देखने के बाद मुंह फेरते हुए बोली, सॉरी। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगी, आपको बटन लगानी आती है? कबीर ने ना में सिर हिला दिया। अविका फिर कुछ सोचने लगी। इधर शैलजा जी और मोहित माही ठंडे प्रदेश में घूमने निकले थे और वहीं उन्हें पता चला था शैलजा जी के पति का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वे अपने दोनों बच्चे मोहित और माही से मिलना चाहते थे। वो लोग बिना अविका को सूचना दिए ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह सुबह ही तीनों दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। शैलजा जी के पति महेंद्र सिंह चौहान दिल्ली के बड़े व्यापारियों में से थे। शैलजा जी को उन्होंने तलाक शैलजा जी के व्यवहार की वजह से दिया था।
दोनों बच्चों को वे अपने पास ही रखना चाहते थे, पर शैलजा जी ने ऐसा होने नहीं दिया और अपने भाई अविनाश जी के पास चली गई। महेंद्र जी ने कई बार कोशिश की अपने बच्चों से मिलने की, उन्हें वापस लाने की, पर शैलजा जी नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे अपनी मां को छोड़ पिता के साथ रहें। शैलजा जी से तलाक का एक कारण पैसों की तंगी भी थी। उस समय महेंद्र जी को व्यापार में नुकसान पर नुकसान हुआ। शैलजा जी ने उनसे अपने भाई अविनाश से मदद लेने के लिए कहा, जिसे उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। वो किसी से भी मदद नहीं लेना चाहते थे और उनके हालात बदतर हो गए। इसी कारण शैलजा जी ने उनसे अलग होने का फैसला ले लिया और उन्होंने भी रोकने की कोई कोशिश नहीं की। शैलजा जी ने अपने दोनों बच्चों को भी झूठी सच्ची कहानी सुनाई और बच्चों ने जो सुना उस पर यकीन कर लिया। शैलजा जी रूम के बाहर बैठी थी और मोहित माही अपने पिता से मिलने अंदर चले गए। सालों बाद अपने बच्चों को देख पिता की आंखों से आंसू ढलक गए। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, दोनों को अपने पास आने का इशारा किया तो दोनों उनके पास जाकर बैठे। उन्होंने प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरा तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। महेंद्र जी ने वकील को भी बुलवाया था। उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर मोहित और माही को देकर कहा, जीते जी तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, अब जाते वक्त ही थोड़ी खुशियां दे रहा हूं। तुम्हारा पापा इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम समझते हो। तुम दोनों मेरे वारिस हो, इसीलिए मैंने आधा आधा दोनों के नाम पर करवाया है। अपनी माँ का ख्याल रखना, वो चाहे जैसी भी हो, मैंने सदा उसी से प्यार किया है, कभी दूसरी शादी नहीं की। मुझे यकीन था एक दिन तुम लोग मेरे पास जरूर लौटोगे, पर वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा ये मैंने नहीं सोचा था। शैलजा जी भी नम आंखें लिए अंदर आई। अपने पति को मशीनों के बीच घिरा हुआ देख उनकी रुलाई फूट गई और वे अपने किए की माफी मांगने लगी। महेंद्र जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अविका बिटिया का भी ख्याल रखना और हो सके तो उसे खुशियां देने के लिए कोशिश करना। सबकी आंखों में आंसू थे और महेंद्र जी के होठों पर मुस्कान। मशीन से आवाज आने लगी और महेंद्र जी की धड़कनें तेजी से चलते हुए अचानक बंद हो गई। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। मोहित माही को अपने पिता मिले भी और मिलकर बिछड़ भी गए, और इस बार सदा के लिए। महेंद्र जी को घर लेकर आ गए थे। जान पहचान के लोगों को जैसे ही पता लगा सब उनके घर पर इकट्ठे हो गए थे। मोहित और माही को आज एहसास हुआ था, जब एक पिता का साया सर से छिन जाता है तो कैसा महसूस होता है। आज उन्हें अविका के लिए दिल से बुरा लग रहा था। उन लोगों ने अविका के साथ गलत नहीं किया, पर कभी अच्छा भी तो नहीं किया था। अविनाश जी ने अविका और उन दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो उन लोगों ने किया था जो अविका से कभी प्यार से दो बोल भी नहीं बोले। खैर, महेंद्र जी के अंतिम संस्कार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। इधर तूफान खत्म हो चुका था, पर बारिश अभी भी हो रही थी। अविका ने अपने सामान में से सुई धागा निकाला और कबीर की तरफ देख पूछा, क्या मैं लगा दूं? कबीर उसके हाथ में सुई धागा देख, तुम ये सब अपने साथ लेकर घूमती हो क्या? हाँ, कब जरूरत पड़ जाए क्या पता, जैसे अभी। कबीर ने बटन उसके सामने कर दिया तो अविका ने बटन लेकर उसके शर्ट में टांकने लगी। कबीर का पूरा ध्यान अविका पर था और अविका का बटन टांकने पर। अविका ने कुछ ही देर में बटन टांकी और अपने सामान से सीजर निकाल धागा काट दिया और हो गया कहते हुए सारा सामान बैग में रखने लगी। उसने बाहर देखा, फिर कहा किया और गाड़ी स्टार्ट कर आगे में रखने लगी। उसने बाहर देखा, फिर कहा, अब तो चल सकते हैं, बारिश थोड़ी कम हो गई है। कबीर ने बटन बंद किया और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। इस बार उसने गाड़ी थोड़ी स्पीड से चलाई और जल्दी ही दोनों मुंबई के बाहर पहुंच गए और यहाँ न बारिश थी और न ही तूफान। पहले आप अपने घर की तरफ ले लीजिए, मैं फिर अपने घर चली जाऊंगी। कबीर ने गाड़ी अपने घर की तरफ ली और जल्दी ही गाड़ी उसके घर के बाहर थी। कबीर गाड़ी से बाहर निकला। अविका नहीं निकली तो वो उसकी तरफ आया और ग्लास नीचे करने का इशारा किया। अविका ने ग्लास नीचे किया तो उसने कहा, यहां तक आई हो तो अंदर भी आ जाओ, एक चाय तो पी ही सकती हो। आप शायद भूल रहे हैं,
पर अभी लंच टाइम हो रहा है और मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर तो तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना ही चाहिए, लंच रेडी होगा। कबीर के बहुत ज्यादा कहने पर अविका को उसकी बात माननी पड़ी और अविका गाड़ी लॉक कर उसके पीछे चल पड़ी। कबीर ने उसे निक्की के रूम में फ्रेश होने भेजा और खुद मेड से खाना लगाने को कहकर अपने रूम में चला गया। अविका ने मुंह हाथ धोकर बाल ठीक किए और रूम से बाहर आ गई। तब तक कबीर भी डाइनिंग एरिया में पहुंच गया। घर के नौकर कबीर और अविका को अजीब तरह से देख रहे थे और अविका उन सबके ऐसे देखने पर असहज हो रही थी। कबीर ने अविका को देखा, फिर सबको घूर कर देखा तो सब अपने अपने काम में लग गए, अविका इधर उधर देखते हुए। आपके घर के बाकी लोग कहाँ गए हैं? मम्मा का तो तुम्हें पता ही होगा, वो मासी के यहाँ शादी में गई है और निक्की भी उनके साथ ही गई है। पापा और सुमित ऑफिस और भाई भाभी हॉस्पिटल। बचा मैं, तो वो मैं तुम्हारे सामने हूं। मेड ने खाना लगाया तो कबीर ने अविका को खाने का इशारा किया। दोनों ने साथ साथ खाना खाया। अविका खड़े होकर, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे लंच के लिए और कंपनी के लिए भी। कबीर मुस्कुराते हुए, तुमने मुझे इतनी दूर की लिफ्ट दी, भरोसा किया, उसके आगे ये कुछ नहीं। अविका उसे बाय कहकर आगे बढ़ गई। कबीर का मन उसे रोकने का कर रहा था, पर किस हक से और क्या वो रुकती? अविका गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गई। इधर कबीर भी थके कदमों से अपने रूम में जाकर बेड पर लेट गया और कल से आज तक के खूबसूरत लम्हों को सोचकर मुस्कुराने लगा। अविका घर पहुंची और चेंज करके रागिनी को एक मैसेज छोड़ा और बेड पर लेटे हुए कबीर के बारे में सोच मुस्कुरा दी। उसे याद आया जब वो कबीर से रेस्टोरेंट में टकराई थी। ब्लू शर्ट, ब्राउन जीन्स पहने वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में देखते ही उसकी धड़कनें बेकाबू हुई जा रही थी। सोचते सोचते वो कब सोई उसे खुद भी नहीं पता चला। कबीर कुछ देर अविका के बारे में सोचने के बाद ऑफिस चला आया। मैनेजर को सारा काम समझाया और मिस्टर मुखर्जी वाली डील फाइनल होने की बात बताई और जल्द से जल्द उस पर काम करने के लिए कहा। शाम होते ही सब घर आए। रघुवीर जी सुबह पुणे जाने की बात कही तो सुमित को छोड़ सब राजी हो गए। सब जानते थे उसे कुछ भी कहने से वो नहीं मानने वाला। सबने अपनी अपनी पैकिंग की। रश्मि के कपड़ों का ढेर देख प्रताप ने सिर पकड़ लिया। प्रताप, रश्मि 2 दिन के लिए जाना है और तुमने कपड़े इतने फैलाए हैं जैसे वहीं बसने का इरादा है। प्रताप, तुम तो रहने ही दो, तुम्हें कुछ नहीं पता होता है। अरे तुम लोग तो कुछ भी उठाकर पहन लेते हो, पर हम लड़कियों को तो हर चीज मैच की चाहिए होती है। और फिर वहां पर सब लोग कितनी बार कपड़े चेंज करेंगे? जैसे सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम में अलग, रात में अलग। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बीवी सबके सामने। ओके, समझ गया, माफ करो। तुम्हें जो रखना है, जितना रखना है रख लो। कहते हुए प्रताप वहां से खिसक लिया और रश्मि खुश होते हुए आईने के सामने कपड़े लगाकर उन्हें बैग में भरती जा रही थी। दूसरी तरफ मेहरा का बेटा मुंबई के बाहर अपने फार्म हाउस में बैठा शराब पर शराब पिए जा रहा था और सामने मेहरा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वीरेन, डैड, उस कबीर राठौड़ ने हमारी कंपनी पर अपना हक जमा लिया और आप बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। मेहरा, बेटा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे 2 नंबर के धंधे की वजह से हम पुलिस के शक के घेरे में हैं और अब कुछ वक्त के लिए ही सही हम दोनों को खामोश बैठना होगा। वीरेन जोर के हंसते हुए, वीरेन कभी खामोश नहीं बैठ सकता। वो नहीं, उसकी फैमिली ही सही। उसके किए की सजा किसी को तो मिलेगी। अगली सुबह सब जल्दी ही बाय रोड पुणे के लिए निकल गए। गाड़ी ड्राइव करते हुए कबीर को सिर्फ अविका का ही चेहरा नजर आ रहा था, उसकी निश्चल सी मुस्कान जिसमें वो डूबा जा रहा था। उसने गाड़ी रोकी और प्रताप से ड्राइव करने का कहकर खुद पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। रघुवीर ने कबीर की तरफ एक गहरी नजर डाली और मुस्कुरा दिए। रश्मि ने कबीर से पूछा, कबीर, तुम तो ड्राइविंग के शौकीन हो, अपने होते हुए कभी किसी और को ड्राइविंग करने नहीं देते, तो फिर आज कैसे? कबीर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, भाभी,
अभी ट्रैफिक बहुत है और मुझे ना ट्रैफिक में नींद आने लगती है, तो जब हाईवे आएगा तब मेरी बारी होगी ड्राइव करने की। प्रताप: अच्छा बेटा, तो ये बात थी, मुझे लगा चक्कर कुछ और ही है। सब आपस में बातें करते हुए सफर के मजे ले रहे थे। मोहित ने अविका को कॉल की तो अविका ने हैरानी से फोन की स्क्रीन को घूरा। कुछ देर के बाद कॉल रिसीव किया। उधर से मोहित की बात सुनने के बाद कहा, क्या? और तुम अब बता रहे हो मुझे? मोहित: कल दिमाग से ही उतर गया और सब कुछ अचानक ही हुआ तो समझ ही नहीं आया। अविका को मोहित कुछ पूरा ही बदला हुआ साउंड हो रहा था। उसने मोहित से पूछा, मोहित सब ठीक है ना? तुम, बुआ और माही? मोहित की आंखों में आंसू भर आए। अविका ने उसे खामोश देखकर कहा, मोहित मैं आ रही हूं, तुम लोगों को मेरी जरूरत होगी ना? मोहित अपने आंसू साफ करते हुए बोला, नहीं, तुम परेशान मत हो, यहाँ सब ठीक है, हम लोग कुछ दिन रुककर वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अपना और सबका ख्याल रखना, और कुछ भी जरूरत लगे या प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे याद करना, ओके? हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। मोहित के मुंह से ये सुनकर अविका की आंखें नम हो गई, पर साथ ही उसे खुशी हुई इस बात की कि शायद उसे उसके हिस्से का प्यार और अपनापन मिलने वाला है। अविका जल्दी से तैयार होकर हाउस के लिए निकल गई। सामने ही रागिनी मिल गई, जो अविका को देख ऐसी खुश हुई जैसे सालों बाद मिल रही हो। यार अवि, तेरे बिना ना काम में मन नहीं लगा कल तो। अविका ने उसे छेड़ते हुए कहा, काम में नहीं लगा, कहीं और तो लगा होगा ना? रागिनी शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ लगा ना। अवि ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा तो रागिनी ने कहा, तू अकेले गई थी ना, इसीलिए पूरा ध्यान तुझ में लगा हुआ था। अविका ने उसकी बात सुन मुंह बना लिया और चेयर पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, रागी, वो विक्की की मॉम अपनी ड्रेस लेकर गई क्या? रागिनी उसके सामने की चेयर पर पसरते हुए बोली, अरे वो एक नंबर का गधा विक्की आया तो था पर लेकर नहीं गया। ठीक है, देखते हैं। रागी, फूफा जी का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई। रागिनी एकदम से सीधे बैठते हुए बोली, क्या? वो महेंद्र अंकल, मोहित माही के पापा? अविका ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो लोग कहाँ हैं और तू गई क्यों नहीं? मुझे आज सुबह ही पता चला, फूफा जी ने वकील से कॉल करवाकर उन लोगों को बुला लिया था। वो जाने से पहले मोहित और माही से मिलना चाहते थे। अविका ने बताया, मैंने मोहित से कहा मैं आ जाती हूँ, पर उसने मना कर दिया और कहा कि वो सब संभाल लेगा, मैं परेशान ना हूं। रागिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, अंकल तो अकेले थे ना, तो उनका सब कुछ अब मोहित का होगा। फिर वो लोग अब वापस नहीं आएंगे क्या? नहीं, मोहित ने कहा है कि कुछ टाइम रुकने के बाद वो लोग वापस यहीं आएंगे। पता है रागी, आज मोहित से पहली बार बात करके लगा कि मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। आज उसकी बातों से मेरे लिए प्यार और अपनापन झलकते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद अंकल ने उन लोगों को समझाया हो या अंकल की डेथ से उन्हें खुद सीख मिल गई हो। खैर जो भी हुआ हो, अच्छा ही है कि उन्हें तेरी अहमियत पता चली, रागिनी ने कहा। कुछ देर बात करके वो दोनों अपने काम में बिजी हो गईं। इधर वीरेन को पता लग चुका था कि कबीर अपनी फैमिली के साथ बाहर गया हुआ है और यहाँ सुमित अकेला है। वीरेन शराब का ग्लास जमीन पर फेंकते हुए कहता है, अब आएगा असली मजा कबीर राठौड़। तेरे अपनों को तकलीफ देकर तुझे चोट पहुंचाने में मजा आने वाला है। हाईवे पर आते ही कबीर ने स्टीयरिंग संभाल ली। रघुवीर जी सुबह का अखबार अपने साथ लेते हुए आए थे तो वो उसी में लगे हुए थे। प्रताप फोन पर जूनियर डॉक्टर को ड्यूटी बताने में लगा था, वहीं रश्मि अपने ऑनलाइन शॉपिंग में। कबीर ने हाईवे पर अपनी गाड़ी दौड़ा दी। लगभग 3 से 4 घंटे में वो लोग पुणे पहुंच गए। शाम होते ही सुमित ऑफिस से बाहर निकला ही था कि किसी ने कॉल पर उसके निकलने की जानकारी फोन पर दी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर फोन कट कर दिया गया। सुमित कुछ दूर पे गया ही था कि सामने से आती गाड़ी ने जानकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी और गाली गलौज करने लगे। सुमित ने साइड से निकलना चाहा, तब तक सामने वाली गाड़ी से 3-4 गुंडे टाइप के आदमी निकले और सुमित को गाड़ी से निकालकर धक्का मुक्की के साथ गालियां देने लगे। सुमित ने गलती न होते हुए उन लोगों से माफी मांगी, पर उन लोगों का तो मकसद ही उसे पीटना था। वो बिना सुमित की कोई बात सुने उसे पीटने लगे। वो 4 आदमी थे और सुमित अकेला, और वो चारों ही उस पर भारी पड़ रहे थे। आसपास लोग तमाशा देख रहे थे।
पर कोई भी सुमित की हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा था। सुमित अपना चेहरा बचाते हुए कहने लगा, अबे चिरकुटों, इतने स्क्रैच तो तुम्हारी गाड़ी में नहीं आए जितने तुम लोगों ने मेरे खूबसूरत से चेहरे पर मार मार कर ला दिए हैं। अबे स्टॉप यार, तुम लोग थक गए हो, थोड़ा ब्रेक ले लो, ये बकरा यहीं है। वो चारों थोड़ी देर के लिए रुक गए और सुमित जैसे ही भागने को हुआ, चारों ने उसे पकड़ लिया। इधर अविका भी घर के लिए निकल रही थी और रास्ते में ही 3-4 लोगों को किसी को पीटते देखा तो गाड़ी से बाहर आ गई और उस तरफ बढ़ गई। सामने ही सुमित को देख उसने अपने कदम वापस गाड़ी की तरफ ले लिए और गाड़ी से हॉकी स्टिक निकालकर उनकी तरफ कदम बढ़ा दिए। अविका ने गाड़ी से हॉकी स्टिक निकाली और अपने कदम सुमित की तरफ बढ़ा दिए। मार खाते हुए सुमित की नजर जैसी अविका पर पड़ी, वो अपना दर्द भुलाकर मुस्कुराने लगा और उसकी मुस्कुराहट देख वो चारों गुंडे लोग हैरानी से उसे देखने लगे। तभी उनमें से एक बोला, अबे लगता है मार खाकर इसका दिमाग भी अपनी जगह से हिल गया है, तभी तो ये ऐसे मुस्कुरा रहा है। अविका उनके पीछे ही खड़े होकर बात सुनने लगी तो सुमित बोला, क्या ठाकुर साहब, मुझे बचाने के बजाय तुम आराम से इनकी बकवास सुन रही हो। उन चारों ने चौंकते हुए पीछे पलटकर देखा और अविका को देखते ही जोर से हंसने लगे। उनमें से एक सुमित की तरफ पलटकर बोला, साले, तू मर्द होकर कुछ नहीं कर पाया, ये लड़की क्या कर लेगी। इतना कहकर वे सभी फिर ठहाका मारकर हंसने लगे। अविका ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, एसआर, आप इन चिरकुटों से मार खा रहे हैं, इनसे जो एक हवा के झोंके से जमीन पर धूल चाटने लगेंगे। अविका की बात सुनकर वो चारों अविका की तरफ बढ़े तो अविका हाथ से रुकने का इशारा करती है। अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो चुप होकर खड़े रहो। फिर सुमित की तरफ देखते हुए बोलती है, और आप सिर्फ मार खा रहे थे। सुमित खिसियाते हुए कहता है, वो सुमित के कुछ कहने से पहले ही वो चारों अविका की तरफ बढ़ गए और सुमित दर्द से कराहते हुए सड़क पर बैठ गया और जेब से फोन निकालकर वीडियो बनाने लगा। अविका ने उन चारों को अपनी तरफ आते देखा और फिर सुमित की तरफ देखा। सुमित ने वीडियो शूट करना जारी रखा और अविका को थम्स अप दिखा दिया। इसके बाद अविका ने जो तबीयत से पिटाई कर दी उन चारों की, जिससे वो चारों ही सदमे में थे कि एक लड़की ने उनकी धुलाई की और मौका भी नहीं दिया जिससे वो कुछ कर पाते। सुमित तो मजे से वीडियो बनाते हुए देख रहा था। अविका ने पिटाई जारी रखी कि उनमें से एक का फोन बजा। उसने अविका को रुकने के लिए कहा तो अविका ने उसे घूर कर देखा। बाकी के तीनों जैसे तैसे उठकर गाड़ी में समा गए और चौथा बात करने लगा। वीरेन ने फोन पर कहा, काम हो गया। जी बॉस, हो गया। जान से तो नहीं मारा, सिर्फ हल्की फुल्की चोट देनी है उसे। वो अविका की तरफ देखकर बोला, जी बॉस, जिंदा है। इतना सुनते ही कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और अविका ने उसके पिछवाड़े पर एक डंडा जमा दिया जिससे वो उछल पड़ा। अविका उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोली, आगे से इन्हें या इनकी फैमिली को आंख उठाकर देखने से पहले ये मार और ये मारने वाली को जरूर याद कर लेना। और हाँ, धमकी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आगाह कर रही हूँ। अविका ने उसकी कॉलर छोड़ी तो वो गिरते पड़ते वहां से भाग निकला और सुमित जोर जोर से हंसने लगा। अविका उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहती है, एसआर, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, आपने इन 1.5 पसली के लोगों से मार खाई है। सुमित ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने आज तक किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा, तो इन 4 लोगों को कैसे मारता। और तुम तो वैसे भी कराटे, मार्शल आर्ट और भी पता नहीं कितनी चीजों में चैंपियन रही हो। अविका उसकी बात सुनकर कहती है, अच्छा ठीक है, अब आपको घर छोड़ दूं या किसी को बुला लेंगे। सुमित कमर पकड़ते हुए कहता है, सब तो शादी में गए हैं, तुम छोड़ दो घर।